ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थर्ड एंड इंग्लिश विद कादिम अकील। एक्चुअली थोड़ा सा वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। आज हम जो है दो डिटरमिनेंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, फ्यू और लिटिल के बारे में। ठीक है, तो फ्यू और लिटिल, देखिए एक डिटरमिनेंट हमारा फ्यू होता है, इसी से दो और बन जाते हैं, आ फ्यू और दा फ्यू। आप फिर आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू का यूज आप काउंटेबल नाउन के साथ करते हो, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हो। ठीक है, फिर देखिए फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। आ फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी, ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। एक्चुअली ये थ्योरी है, आपको क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जो है जब हम एग्जांपल्स करेंगे उसके थ्रू समझ में आएगी। तो पहले एक बार थ्योरी लिख देते हैं, फिर हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एग्जांपल को, तो तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए अब लिटिल का देख लीजिए। लिटिल का मतलब भी हार्डली एनी होता है, लिटिल का मतलब भी हार्डली एनी होता है, या ऑलमोस्ट नथिंग। जीरो नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग। जीरो और ऑलमोस्ट नथिंग में फर्क है, मतलब ये भी निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ऑलराइट, लिटिल का मतलब होता है नॉट सम बट नॉट मच, सम बट नॉट मच। यहाँ हम मच लिख रहे हैं, वहां पर हमने मैनी लिखा था क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। द लिटिल का मतलब होता है सम, द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल, ये मतलब होता है। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, देखो बाबू, फ्यू और लिटिल का मतलब सेम है, फ्यू और लिटिल का मतलब सेम है, आ फ्यू और आ लिटिल का मतलब सेम है, और दा फ्यू और दा लिटिल का मतलब सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ, आ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, आ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ, आ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ऑलराइट, अब आप देखिए, ये तो थ्योरेटिकल बात है। अब हम थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, और एक लिख देता हूँ, आई हैव a few friends। ये दो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स और आई हैव a few friends। बाबू यहाँ पर आपने फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, इसके साथ आपने फ्यू डिटरमिनर का यूज किया, ठीक है, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, इसके साथ आपने आ फ्यू डिटरमिनर का यूज किया। बाबू यहाँ पर जब आप आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बोल लो, तो फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, हार्डली एनी, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। सेंटेंस ठीक है, किसी के कोई इंसान जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, उसके कम दोस्त होते हैं, तो जब आप आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब कुछ भी तो होता है। नहीं, कुछ भी नहीं, हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचना कुछ भी। बाबू जब आप फ्यू का यूज करते हो तो सिर्फ ये आपका मूड बताता है, फ्यू मतलब ऑलमोस्ट नो, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि हर एक इंसान के 10 दोस्त होना चाहिए। कितने? 10, मतलब ये एक पैरामीटर मान लिया कि हर एक इंसान के 10 दोस्त होना चाहिए। अब किसी ने ये बोल दिया कि आई हैव फ्यू फ्रेंड, तो इसका मतलब ये उसका एक या दो दोस्त ही है, ठीक है। फ्यू सिर्फ और सिर्फ बाबू इंटेंशन दिखाता है, फ्यू नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। क्या मीनिंग कन्वे करता है? नेगेटिव। अगर आप बोलोगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि आपके ऑलमोस्ट एक भी दोस्त नहीं है, एक आधा है, ठीक है, ठीक है। जब आप बोलते हो आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, तो बाबू आ फ्यू का मीनिंग पॉजिटिव होता है, तो मैं ये सोचूंगा ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ है, कुछ है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ये भी ठीक है, आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स दोनों भी ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है। जब आप फ्यू फ्रेंड्स बोलोगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, मैं समझूंगा कि आपका जो नेचर है वो इंट्रोवर्ट है, आप किसी से बात नहीं करते। जब आप आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स बोलोगे तो मैं ये सोचूंगा कि आप थोड़े से बात करने वाले हो, आप सोशल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अभी दोनों सेंटेंस ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स और आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? आगे ना बाबू, वेरी। अब आप देखिए बाबू, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, because I am new in this city, I have a few friends। एक और देखना,
अब दो आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब ये दो सवाल हैं बाबू, अब इन दो सवालों को आप समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। मैंने आपको बताया आई हैव फ्यू फ्रेंड्स भी ठीक है, आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स भी ठीक है। बाबू फ्यू का मतलब हार्डली एनी होता है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। तो जब आप आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बोलोगे तो मीनिंग अलग, जब आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बोलोगे तो मीनिंग अलग। अब बाबू आपने लिखा बिकॉज आई एम न्यू इन दिस सिटी, बिकॉज आई एम न्यू इन दिस सिटी, ये वाली बात लिखी। फिर उसके बाद लिख लो आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स। बाबू अगर आप शहर में नए हो तो शहर में नहीं हो तो मतलब क्या है, चांसेस ये हैं कि आपके दोस्त कम होंगे, क्योंकि अगर आप शहर में नहीं हो तो धीरे धीरे जब वैसे आप पुराने होते जाओगे तो वैसे वैसे आपके दोस्त बढ़ते जाएंगे। अब आपने एक बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ किया, बिकॉज कंजंक्शन रीज़न दिखाता है। अब आपने यहाँ लिखा बिकॉज आई एम न्यू इन दिस सिटी, तो अगर आप शहर में नहीं हो तो आपका दोस्त कम होंगे। बिकॉज कंजंक्शन एक लॉजिकल रीज़न दिखाता है, ठीक है, मतलब निगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाहिए। लेकिन आपने लिख दिया आई हैव आ फ्यू फ्रेंड। अब जब आप आ फ्यू लिखे तो आ फ्यू का मतलब तो क्या है, ये तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा, ये तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा, कुछ नंबर होगा दोस्तों का। लेकिन बाबू आपने बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ किया है, बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ आप रीज़न के लिए, लॉजिकल रीज़न के लिए करते हो। तो अगर आप ये बोल रहे हो आई एम न्यू इन दिस सिटी, तो बात ये होनी चाहिए, लॉजिकल रीज़न ये है होगा कि आपके दोस्त कम होंगे, ऑलमोस्ट नो होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने आप यू लिख के पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर दिया, ये बात तो हो गई गलत। आप यहाँ पे क्या लिखिए, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स लिखिए, ठीक है। अब आप नीचे आ जाओ बाबू, आपने लिखा दो आई एम न्यू इन द सिटी। आप लोगों को पता है कि दो कंजंक्शन का यूज़ आप कंट्रास्ट दिखाने के लिए करते हो, अपोजिट चीज़ दिखाने के लिए करते हो। तो बाबू देखो दो कंजंक्शन को अभी आप छोड़ दो, इतना लिखो आई एम न्यू इन दिस सिटी। अगर आप शहर में नए हो तो आपके दोस्त कम होंगे, ऑलमोस्ट नो होंगे, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर आपने दो कंजंक्शन का यूज़ कर दिया है तो दो कंजंक्शन कंट्रास्ट दिखाता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप शहर में नए हो और तो फिर कंट्रास्ट कब पैदा होगा, जब आपके बहुत सारे दोस्त हों और आप शहर में नए हो, तभी तो कंट्रास्ट पैदा होगा। अदरवाइज कंट्रास्ट कैसे मेंटेन होगा अगर आप शहर में नए हो और दोस्त नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप शहर में नए हो और आपके दोस्त भी हैं, ये एक कंट्रास्टिंग बात है। तो दो कंजंक्शन का यूज़ किया आपने, फिर आप लिख रहे हैं कि दो आई एम न्यू इन दिस सिटी, तो ये कंट्रास्टिंग बात होगी। तो फिर आप आगे लिख दिया आपने आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब ये कंट्रास्टिंग वाली बात नहीं है। अब कंट्रास्ट को मेंटेन तब होगा जब आप शहर में नए हो और आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पर आपको आ फ्यू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आ फ्यू लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई बाबू, वेरी गुड। तो देखिए आई हैव फ्यू फ्रेंड्स और आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स दोनों ही सेंटेंस ठीक है। जब आप फ्यू बोलोगे तो इसका मतलब निगेटिव हम समझेंगे, जब आप फ्यू बोलोगे तो इसका मतलब पॉजिटिव समझेंगे। अब देखो जब हमने कंटेक्स्ट चेंज किया तो फिर आप फ्यू एक जगह आ गया फ्यू, गॉट इट, वेरी गुड बाबू। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। ऑल राइट, अब कुछ कुछ सवाल और देखते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो समझता है। देखो आई हैव invited a few friends that I have here. I have invited a few friends that I have here. बाबू आपने यहाँ पे लिखा a few friends, a few friends, ठीक है। अब बाबू आप देखिए that I have here। अब ये फ्रेंड्स जो हैं ये डेफिनेट फ्रेंड्स हैं, वो सारे द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब आपने ये फ्रेंड्स नाउन तो लिखा, लेकिन ये फ्रेंड्स नाउन एक डेफिनेट फ्रेंड है। आपको कैसे पता चल रहा है ये डेफिनेट फ्रेंड है, आपने एक एडजेक्टिव क्लॉज लिख दी दैट आई हैव हियर, ठीक है। तो अब वो सारे जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर तो अब आप फ्यू आपने गलत लिख दिया, अब तो आप द फ्यू लिखो। द फ्यू का आप यूज आप किसी के साथ भी कर सकते हो,
शर्त ये है कि दैट नाउन मस्ट बी डेफिनेट। ठीक है, द फ्यू का मतलब ये होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। तो अब ये फ्रेंड्स जितने भी हैं वो आपको कैसे पता चल रहा है कि एडजेक्टिव क्लॉज उसको डिफाइन कर रही है। तो जब भी आप द फ्यू का यूज किसी काउंटेबल नाउन के साथ करोगे तो बाबू वो काउंटेबल नाउन डेफिनेट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम उस काउंटेबल नाउन के लिए कोई एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखी हुई होगी, तब आप द फ्यू का यूज करना। द फ्यू का यूज ऐसे नाउन के लिए नहीं करना जिसको सेंटेंस में आगे कोई रेफरेंस ना दिया हो, जिसको डिफाइन नहीं किया गया हो। गेट इट? वेरी गुड। ठीक है, अब आप देखो एक बार को मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आई हैव इनवाइटेड द फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई हैव देयर। इसको देखना बाबू आपने लिख दिया आई हैव इनवाइटेड द फ्यू ऑफ द फ्रेंड दैट आई हैव हियर। बाबू ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट और टोटल को रिलेट करती है, पार्ट और टोटल को रिलेट करती है। बाबू यहाँ पर आपने द फ्रेंड्स लिख दिया, द फ्रेंड्स क्या है? ये टोटल पार्ट है, ये टोटल है, ये क्या है? टोटल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। यहाँ पे आपने द फ्रेंड्स लिख दिया, ये टोटल हो गया। अच्छा फिर द, अब आपने यहाँ पे द फ्यू ऑफ, यहाँ पर भी द का यूज कर लिया। अब आप इसको टोटल को बाबू आपने एक टोटल लिख दिया, ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट और टोटल को रिलेट करती है। ये अब ये वाली चीज पार्ट होगी, ये होगी पार्ट। बाबू द फ्यू भी टोटल को दिखाता है। द फ्यू का मतलब क्या है? द फ्यू का मतलब क्या होता है? नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। बाबू द फ्यू भी टोटल को दिखाता है, और अब आपने यहाँ पे टोटल को पार्ट भी बना दिया है। अगर आप टोटल को पार्ट बना रहे हो तो फिर टोटल को कैसे सब्जेक्ट बना के लिख सकते हो? तो ये हो गया गलत। अब आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो? या तो लिख सकते हो आ फ्यू या फिर सिर्फ फ्यू। ये बात आपकी समझ में आई? ऐसा क्यों बाबू? देखो आपने ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट और टोटल को रिलेट करती है, द फ्यू भी टोटल दिखाता है। अब ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आपने द फ्रेंड्स लिख दिया है, ये हो गया टोटल। अब आप उसके बाद उसका पार्ट लिखोगे। अब द फ्यू क्यों नहीं लिख सकते? द फ्यू इस वजह से नहीं लिख सकते, द फ्यू भी पार्ट टोटल को दिखाता है, और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद भी आपने टोटल लिख दिया। तो अब टोटल में टोटल को पार्ट और सब टोटल कैसे बना सकते हो? ठीक है, तो अब आप आ फ्यू लिखो या फ्यू लिखो, द फ्यू नहीं लिख पाओगे। देखो ऊपर वाला हमारा ठीक था, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया। तो इन दो सेंटेंसेस को आप बड़ा ध्यान से देखना। द फ्यू इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पार्ट को लिखना है, और द फ्यू टोटल दिखाता है, और आप ऑलरेडी टोटल को सब्जेक्ट बना चुके हो, तो अब आपको पार्ट लिखना होगा। गेट इट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सवाल अच्छे से थे, इनको जरा थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें। ये काला काला क्यों हो रहा है? वो तो चल रहा है ना, थोड़ी एनर्जी सेव करके रखना पड़ेगी। अभी तो 2 क्लासेस और हैं, फिर द सेकंड वन। अब लगातार 2 क्लासेस, 4:30 बजे तक क्लासेस होंगी। एक शेर सुनाइए सर। अभी एक शेर सुनाऊंगा, बहुत कुमार विश्वास का बहुत प्यारा सा शेर है। काम करवा दो कोचिंग क्लास में। नहीं क्लासेस ऐसी रहने दो, तभी तो कमाई होगी। वो भी देखने मिल जाएगी। चलो देखो बाबू, अब एक सवाल देखना, ये भी बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। दो इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, जो हम कल लिख रहे थे, फिर मैंने बोला कि आपको मैं इस वाले पार्ट में बताऊंगा। दो इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, डैश स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स लिख लो। फिर एक लिख देता हूँ बाबू मैं ऐसे, बिकॉज इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, easy language, dash students find it hard। अब आप इन दो सवालों को आप देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फर्क नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने कंजंक्शन का यूज किया। दो एक जगह दो और एक जगह बेकार। ठीक है, आप लोगों को पता है बाबू, दो और बट कंजंक्शन का यूज आप कंट्रास्ट के लिए करते हो।
किसके लिए? कंट्रास्ट मतलब अपोजिशन दिखाने के लिए, कंट्रास्टिंग चीजें दिखाने के लिए। बिकॉज कंजंक्शन का और एज का यूज आप रीजन के लिए करते हो, रीजन के लिए। इतनी बात मैंने कल भी बताई थी आपको और आज भी बता देंगे, है ना। अब आप ये तो अभी तो दो को छोड़ो, दो और बिकॉज को भूल जाओ। सिर्फ आप मुझे बताओ, आपने लिखा इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। अब अगर इंग्लिश आसान लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, तो इसका क्या रीजन होगा? मतलब आप मुझे बताओ, स्टूडेंट्स इसको आराम से समझ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे ना? कुछ ही बच्चे होंगे जिनको ये हार्ड नजर आएगी, वरना ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो ये इजी ही नजर आएगी। अगर इंग्लिश इजी लैंग्वेज है बाबू, तो कुछ ही बच्चे होंगे जिनको ये हार्ड नजर आएगी, जो मुश्किल से इसको समझ पाएंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम वुड फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, वेरी गुड बाबू। लेकिन आपने यहाँ दो कंजंक्शन का यूज कर दिया। किसका? दो कंजंक्शन का यूज। दो कंजंक्शन का यूज कंट्रास्ट दिखाने के लिए करते हैं बाबू। दो कंजंक्शन का यूज अभी मैंने देखो फिर से बता देता हूँ। अभी मैंने दो और बिकॉज को छोड़ दिया। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज है, तो बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ये हार्ड नजर आएगी, है ना। ये तो सिंपल सी बात होगी। लेकिन अब मैं यूज कर रहा हूँ दो कंजंक्शन का। जब बाबू मैं दो कंजंक्शन का यूज करूंगा, तो दो कंजंक्शन का मतलब क्या? कंट्रास्ट दिखाना। अब कंट्रास्ट कैसे मेंटेन होगा बाबू? इंग्लिश इजी लैंग्वेज हो और उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इसको हार्ड फाइंड करें अंडरस्टैंड करने के लिए, तभी तो ये कंट्रास्टिंग बात है कि मतलब आसान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है। तो ये कंट्रास्टिंग बात है। आसान है और बहुत ज्यादा लोगों, बहुत कम लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर बहुत कम लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया बाबू कि बहुत ज्यादा लोगों को समझ आ रही है। अब आप यहाँ पर आ जाओ बाबू। आपने लिखा दो इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इजी लैंग्वेज है, कंट्रास्ट वाला आपने कंजंक्शन यूज कर दिया। तो अगर इजी लैंग्वेज है, तो अब कंट्रास्ट कैसे होगा? ज्यादातर बच्चों को अगर समझ ना आए, तब कंट्रास्टिंग बात होगी बाबू। तो अब यहाँ पर हमें कैसा पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, तो अब आप ऑफ यू लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑफ यू। ऑफ यू स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड, है ना बाबू। अब नीचे आ जाते हैं। अब आपने लिखा बिकॉज इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, फ्यू स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड। अगर बाबू इंग्लिश बिकॉज कंजंक्शन रीजन दिखाता है, लॉजिकल रीजन दिखाता है। अब आप लिख रहे हो बिकॉज कंजंक्शन का यूज कर रहे हो, तो अब बोल रहे हो कि बिकॉज इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू? बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ये अब हार्ड होगा अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे आप फ्यू लिख दो, यहाँ पर आप फ्यू लिख दो। फ्यू स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड, इसका मतलब क्या हो गया? बट मोस्ट स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड इट, है नहीं? तो देखो बाबू, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन चेंज किया था, तो इसकी वजह से हमारे डिटर्मिनर भी चेंज हो गए। आपकी ये वाली बात समझ में आई? वेरी गुड। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो, मान लो कि बाबू ये हमारे पास 7 रुपए हैं और ये 10 रुपए, मतलब किसी इंसान को 7 रुपए की जरूरत थी, मतलब 7 रुपए की जरूरत थी, 10 रुपए की जरूरत है और उसको 7 रुपए आपने दे दिए, ठीक है बाबू। फिर आप देखो, अब आप इसको क्या बोलोगे? फ्यू या ऑफ यू? इसको बोलोगे ऑफ यू, ऑफ यू बोलोगे। अब बाबू आप देखो, किसी इंसान को 100 रुपए की जरूरत थी, आपने उसको 7 रुपए दे दिए। अब आप इसको क्या बोलोगे? 7 रुपए से उसकी जरूरत पूरी होगी? नहीं होगी। अब आप इसको बोलोगे फ्यू। क्या बोलोगे बाबू? फ्यू बोलोगे। अब आप एक चीज देखो बाबू, आपने 7 रुपए को देख के आप फ्यू लगाया, या 7 रुपए को देख के आपने फ्यू लगाया? नहीं बाबू, पूरे रिलेशन को आपने फ्यू और ऑफ यू बोल रहे हो। पूरे रिलेशन को, ये 7:10 के रिलेशन को आपने यहाँ पर ऑफ यू बोल दिया और यहाँ पर 7:100 के रिलेशन को फ्यू बोल दिया। तो बाबू ये पूरा रिलेशन होता है जिसको हम फ्यू ऑफ यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर को नहीं। गेट इट? वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़े से सवाल और देखते हैं बाबू। चलो ठीक है। क्या देखना होगा? He has lost dash money that you gave him. एक और देखो बाबू,
It was such a difficult question that students could answer it. अब ये सवाल है, he has lost money that you gave him. अगर आप लोगों को सबको पता ही होगा बाबू, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब बाबू आप देखो तो फ्यू ऑफ योर द फ्यू वाले ऑप्शंस खत्म। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नो। आ लिटिल का मतलब नॉट, सॉरी लिटिल का मतलब हार्डली एनी, ठीक है, ऑलमोस्ट नो। और आ लिटिल का मतलब नॉट मच, नॉट मच, ठीक है, ऑल राइट। अब आप बाबू यहाँ पे देखो, आपने यहाँ मनी अनकाउंटेबल नाउन लिखा, मनी अनकाउंटेबल नाउन लिखा, मनी अनकाउंटेबल नाउन लिखा। मनी कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो तीन ऊपर वाले खत्म। अब बचा लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल मतलब हार्डली एनी, लिटिल मतलब सम बट नॉट मच, और द लिटिल मतलब नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल। अब बाबू आप ये देखो, ये मनी जो है ये एक डेफिनेट मनी है। किस मनी की बात कर रहे हैं, दैट यू गेव हिम। तो जब भी आपको ऑल द अवेलेबल वाला सेंस देना हो, द लिटिल का यूज क्या, द लिटिल मनी दैट यू गेव हिम, ठीक है। ये मनी एक डेफिनेट मनी है। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था, द लिटिल और द फ्यू को आप तभी करो तो नाउन के साथ जो नाउन डिफाइन किए गए हों, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ एडजेक्टिव क्लॉज दी गई होगी। देखो दैट यू गेव हिम, ये एडजेक्टिव क्लॉज इस मनी नाउन को डिफाइन कर रही है। समझ में आ गया, आगे नहीं चलो। इट वाज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स कुड आंसर इट। बाबू अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट था तो इसकी मतलब नॉर्मल सी बात क्या है कि बहुत कम बच्चे होंगे जो उसको आंसर कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो बच्चे कम होंगे जो आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है, फ्यू स्टूडेंट्स लिख दो। अगर बाबू डिफिकल्ट की जगह इजी हम लिख देते, इट वाज सच अ इजी क्वेश्चन दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो बाबू फिर क्या हो जाता, अ फ्यू स्टूडेंट कुड आंसर इट या कुडंट आंसर इट, तब भी फ्यू होता बाबू, ठीक। इतना तो समझ में आ रही है, समझ में आ रहा, ऑल राइट। एक बार देखो, एक ये आपने देखा होगा, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और एक देखना, I can't help you as I have dash knowledge of it. बाबू यहाँ पर भी आपने नॉलेज नाउन लिखा और यहाँ पर भी नॉलेज नाउन लिखा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको कैसे बताऊँ, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, और बहुत एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, कंसेप्चुअल है, तो थोड़ी सी मैं आपको हेल्प और करूँ। देखो आप, फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल का यूज आप तब क्या कीजिए जब आपको नो वाला मीनिंग हो, मतलब ये ऐसे करके टैली करके देख लिया, ठीक है। आ फ्यू और आ लिटिल का यूज आप तब क्या कीजिए जब आपको सम वाला मीनिंग कन्वे करना हो, ठीक है। और द फ्यू और द लिटिल का यूज आप तब क्या कीजिए जब आपको ऑल द वाला मीनिंग कन्वे करना। और बाकी तो आपको इतना तो पता चल गया है ना, फ्यू का यूज काउंटेबल के साथ, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल, ठीक है, पता ही है, ठीक है। अब आप देखो, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, आपको यहाँ पर कौन सा वाला मीनिंग चाहिए, नो नॉलेज इज द डेंजरस थिंग या सम नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, सम नॉलेज, आ लिटिल लिख दो, आ लिटिल। अब यहाँ पर आ जाओ, आई कांट हेल्प यू एज आई हैव नॉलेज ऑफ इट।
अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे तो आप क्या होगा? क्या आपके पास नो नॉलेज होगी या सम नॉलेज होगी? नो नॉलेज होगी, लिटिल लिख दो। यहाँ पे आपको नेगेटिव मीनिंग देखो, यहाँ पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। मतलब ये टैली करके देख लिया करो, सिर्फ ये नहीं कि हर किसी में ये लगाने लगो। ऑलराइट बेटा, वेरी गुड। क्या आज के लिए आई थिंक इतना रखते हैं, फिर जो है कल की क्लास में और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए टाटा बाय। ये खूब बात करी। कहाँ से रोकूं? ये भी से क्लिक कर दिए लाल वाले में, लाल वाले